अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। सो ये इसका सेट नंबर 70 है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज भी देखना तो उन सब के लिंक और उन सब के PDF भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दैट। इस सेट का पहला सवाल जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, एनसीईआरटी का सवाल। पहला स्टेटमेंट कहता है कटायंस आर स्मॉलर इन साइज। कटायंस जो होते हैं जिनपे जो होते हैं वो स्मॉलर साइज होते हैं। चार्ज जो होता है मैग्नीशियम आयन पर वो +1 होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनायंस हैव ए नेगेटिव चार्ज। तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। तो अब अगर आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये उनके डोमेन से बाहर का क्वेश्चन है, तो देखिए नहीं है ऐसा। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है कुछ उसमें स्टेटमेंट ऐसे हों जो आपको सच में पता हो। 4 में से हो सकता है 3 पता हो, 2 पता हो, 1 पता हो सकता है। तो उस एक के बेसिस पे भी कई बार आप एलिमिनेशन मेथड से उस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। तो जब देखिए जरा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है जो कि बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया B नंबर का स्टेटमेंट। उस पे मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। ओके, तो उसको जो है उसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 3 और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है 2+, अगर ये है कोई ले ले उसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट नंबर B इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में B तो आएगा नहीं, तो जहां पे भी B है हटा दो, AB भी हटा दो, BC भी हटा दो, ABD भी हटा, ABC भी हटा दो। तो क्या बच गया? A और D बच गया। देखिए कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। मतलब सिर्फ किस तरीके से सॉल्व हुआ, ये सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व हो गया। तो क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये तो दिखाया ही है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि बाकी के ऑप्शंस में क्या बच गया। तो बाकी के ऑप्शंस में बच जाता है जी A और D ओनली। तो कटायंस जो होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। क्यों होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। अनायंस जो होते हैं उनके पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चार्ज जो होता है मैग्नीशियम पर +1 होता है, गलत बात है। आयनिक बॉन्ड जो कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो शेयरिंग से नहीं होते, वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है या तो चला जाता है तो ले लेते हैं, तभी उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जो शेयरिंग से बन रहा है उसको क्या कहते थे हम? उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते थे जब हम केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ रहे थे। क्लास 7-8 क्लास की केमिस्ट्री है ये। ओके, तो अब देखिए इसका जवाब था A और D था सिर्फ सही। एक्सप्लेनेशन में बोथ देखेंगे तो आपको कटायंस जो होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट हैज अ फ्यूअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन इट्स पेरेंट एटम। जो भी एटम है, मान लीजिए मैग्नीशियम ही है अगर, तो अगर मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उसका फर्स्ट ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यही है इसका मतलब। और थर्ड ऑक्टेट के अंदर उसके 2 हैं, जो उसका थर्ड शेल है, तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो क्या करता है? मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन जो होगा हमेशा मैग्नीशियम से छोटा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो ये बाहर वाला जो शेल है, जो कि जिसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, वो उसको दे देता है किसी और को, तो वो शेल बचता ही नहीं है। तो इसलिए जो भी पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, मतलब कटायंस जो होंगे, हमेशा अपने पेरेंट जो उसका एलिमेंट था उससे छोटे होते हैं, क्योंकि वो बनते हैं फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन इट्स पेरेंट एटम, व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। As a result, the attraction of electrons of the nucleus is more in a cation than in its parent atom. Therefore, जो cation होता है is smaller in size than its parent atom. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर 2+ जो है चार्ज है। क्या है इसके अंदर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्यूअर हो गए than its parent atom, while its nuclear जो चार्ज था वो सेम रहता था। तो वो न्यूक्लियर चार्ज सेम है, तो अट्रैक्शन जो है ज़्यादा है, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस इज मोर। तो इसके लिए Mg पॉजिटिव आयन जो होगा वो हमेशा छोटा हो जाएगा। चार्ज जो है मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव है,
इसमें क्या लिखा हुआ था 1 पॉजिटिव, तो वो गलत हो गया था। थर्ड स्टेटमेंट था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा था। अनायंस जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लास 9 की एनसीईआरटी से लिया गया, क्लास 8 में भी हमने डिस्कस किया था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा सवाल था। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछी जा रही है रिगार्डिंग फूड एनहांसमेंट। जो हम फूड को एनहांस करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन को या किसी उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो फूड एनहांसमेंट टेक्निक्स में इन क्रॉप रोटेशन, पहली टेक्निक क्रॉप रोटेशन जो है 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन अ पीस ऑफ लैंड, पहली स्टेटमेंट दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है सिंधी एंड साहीवाल आर इंडियन काउ ब्रीड्स, सिंधी और साहीवाल जो हैं ये ब्रीड्स हैं गाय की हमारे इंडिया में। एपिस कैरेना जो है इट्स एन इटालियन बी वेराइटी, एपिस कैराना। फोर्थ दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये 4 आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट, आप ये बता दो हमें। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमने कहाँ से पिक किए, ये सारे के सारे एनसीईआरटी से पिक किए गए स्टेटमेंट हैं। अगेन स्पेशली उन लोगों को फोकस किया जा रहा है जो कि ये कहते हैं कि एनसीईआरटी से बहुत सिंपल सवाल बनते हैं, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर एग्जाम। तो उन लोगों के लिए करके बताइए सॉल्व, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो गलत कौन सी स्टेटमेंट जो है, फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनकरेक्ट में पहली आप स्टेटमेंट पढ़ो जरा, क्रॉप रोटेशन जो है, रोटेट कर रहे हैं हम क्रॉप को, 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली, ये गलत होगी। एक साथ में थोड़ी ना उगाते हैं 2 क्रॉप्स को, पहले एक क्रॉप को उगाते हैं फिर दूसरी क्रॉप को उगाते हैं, फिर तीसरी, फिर पहली वाली को उगाते हैं फिर दोबारा दूसरी वाली को, मतलब पहली क्रॉप एक बार लगाई जाएगी, फिर जब फील्ड जब उससे खाली हो जाएगा तब दूसरी क्रॉप लगाई जाएगी, उसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। साथ साथ में एक ही बार लगा देंगे तो वो अलग टेक्निक्स हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। तो ए तो इनकरेक्ट है, ए इसमें भी है इसमें भी है, इसके अंदर नहीं, हटा दो इसको, ओनली ए इज इनकरेक्ट। अच्छा तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है भाई, तो ए इनकरेक्ट हमें पता चल गया। उसके बाद अब पूछा जा रहा है सिंधी एंड साहीवाल इंडियन काऊ की ब्रीड है, बताएं है या नहीं। एपिस कैरेना जो है इटालियन बी है, तो ये जो है ये ओके, तो इसका सही जवाब जो है ए एंड सी जो है इसका सही जवाब है, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, ए एंड सी, क्योंकि क्या है क्रॉप रोटेशन, मैंने आपको बता दिया क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, पहले पीस ऑफ लैंड पे एक क्रॉप लगाई जाएगी प्री प्लान करके, फिर जब दूसरी बाद में लगाई जाएगी। सिंधी और साहीवाल जो है ये 2 काऊ की ब्रीड्स हैं इंडिया में पाई जाने वाली। तो साहीवाल जो काऊ है दे आर आर्टिफिशियली सिलेक्टेड एंड डोमेस्टिकेटेड फॉर एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउस। जो साहीवाल वैरायटी की जो गाय है उसको, जो जंगली गाय है उसी को डोमेस्टिकेट किया गया था, तब ये बनाई गई थी ब्रीड। ओके, तो ये दोनों ही सिंधी और साहीवाल हमारी गाय की वैरायटीज हैं। थर्ड स्टेटमेंट थी एपिस कैरेना, तो एपिस कैरेना इज एन इंडियन बी वैरायटी। हमने उसमें सवाल में क्या था, इटालियन बी वैरायटी पूछा था, इटालियन बी वैरायटी, तो इटालियन बी वैरायटी नहीं है, इंडियन बी वैरायटी है। एपिस मैलीफेरा जो है वो इटालियन बी वैरायटी है, जिसको लाया गया है इंडिया में इंक्रीज द यील्ड ऑफ हनी। फोर्थ था फर्टिलाइजर्स आर मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट बट दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, तो फॉस्फोरस और कैल्शियम भी देते हैं फर्टिलाइजर। तो ये एनसीईआरटी 9th का सवाल था। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 2 स्टेटमेंट्स गलत हो गए। पहली स्टेटमेंट तो सीधा सीधा, ए स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, और थर्ड स्टेटमेंट थी एपिस कैरेना जो कि इटालियन वैरायटी नहीं है, वो एक इंडियन वैरायटी है। ओके, सो इस तरीके के सवाल भी आपको मिल सकते हैं जो एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं। थर्ड जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द मॉलिक्यूल विच इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का जो सेल जो होती है हमारी, उसके अंदर न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ग्लूकोज, नेम द मॉलिक्यूल विच इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है इन द साइटोप्लाज्म एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो वो कंपाउंड का नाम पूछ रहा है जो कि किस में बन रहा है, साइटोप्लाज्म में उसका प्रिपरेशन हो रहा है, ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज से वो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड से फिर लेटर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनती है। ओके, ये एक प्रोसेस होता है पूरा। उस मॉलिक्यूल का नाम बताइए जो ग्लूकोज से बन रहा है और उसके बाद उसका जब प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद बनता है CO2, H2O एंड एनर्जी। तो ये जो हमने कहाँ पढ़ी है रिएक्शन, एनसीईआरटी में पढ़ी है, जब हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी को एनर्जी किस तरीके से मिलती है।
जो ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हो रहा है, ओके, जो सेल्स हैं वो किस तरीके से एनर्जी यूटिलाइज करें, एटीपी कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था। तो बताएं, गैलेक्टोज है, पायरूवेट है, डाइग्लिसराइड्स है या सुक्रोज है। मतलब जब बॉडी की सेल्स के अंदर रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज से बन जाता है एक और कंपाउंड, फिर उससे बनता है CO2 H2O एंड एनर्जी। तो वो कौन सा कंपाउंड है, गैलेक्टोज, पायरूवेट, डाइग्लिसराइड्स या सुक्रोज, बताएं। तो यस, इसका सही जवाब है पायरूवेट। तो 2 नंबर, ग्लूकोज से बन जाता है पायरूवेट और पायरूवेट का फर्दर जब प्रोसेसिंग होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है ये, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, कन्वर्ट्स ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली लीड्स टू 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 2 बनते हैं उससे। तो ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द फूड वी ईट इनटू मॉलिक्यूल्स दैट एंटर डाउनवर्ड सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये किस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, हम सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरूवेट में और फिर जो है CO2 और एनर्जी में। द ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरूवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पायरूवेट। ये पूरा का पूरा रिएक्शन था जिसको हमने क्लास 10 NCERT में पढ़ा था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन चैप्टर में मैंने आपको अलग अलग से बताया भी था सेल्यूलर रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगला जो सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। तो जब हम प्लांट की किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में भी पढ़ा था। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको कंसिडर करनी है। जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड्स, मैंने आपको बताया था जिम्नो का मतलब क्या है, नेकेड, और स्पर्म का मतलब क्या है, सीड्स। ओके, तो जिस उस तरीके के प्लांट जिसके अंदर सीड्स जो होते हैं नेकेड होते हैं, मतलब बाकी के एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म में सीड्स होते हैं लेकिन वो मोस्टली किसके अंदर रहेंगे, फ्रूट के अंदर रहेंगे अपने। सो जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टेटमेंट्स कंसिडर करिए। तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जिम्नोस्पर्म को एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का, ये पूछा जा रहा है। As gymnosperm do not have flowers, they do not produce pollen grains. तो ये pollen grains नहीं प्रोड्यूस करते, ये बोला जा रहा है। Cycas has a bacterial association in roots, ये बोला जा रहा है। तो पूछ रहा है जी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, बताएं। उसी बंदे को पता होगा इसका जवाब जिसने कि NCERT का ये चैप्टर पढ़ा है, और तो कोई नहीं बता पाएगा, बताएं। तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये वाली स्टेटमेंट तो है गलत जी, एम्फीबियंस तो नहीं है ये प्लांट किंगडम के, इनको नहीं कहा जाता एम्फीबियंस, कोई और है टाइप ऑफ प्लांट्स, इनको कहा जाता है। तो ए गलत हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। तो ए तो नहीं हो सकती, तो बी हो सकती है, तो बी सी हो सकती है, तो सी हो सकती है। एज जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव फ्लावर्स, जिम्नोस्पर्म के फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते, बताओ। साइकस हैज अ बैक्टीरियल एसोसिएशन इन रूट, बताएं। तो जी जिम्नोस्पर्म के फ्लावर्स जो हैं, जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस सीड्स दैट आर नेकेड, ये तो हमने बात किया था। नॉट एनक्लोज्ड इन ओवेरियन वॉल, उनकी जो सीड्स होती हैं वो ओवेरियन वॉल के अंदर नहीं रहते। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स बट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। भाई अगर फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे लेकिन ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं तभी इनके सीड्स नेकेड होते हैं। दे प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन मेल स्ट्रॉम्बिली विच आर formed by compact packed small leaves which are arranged spirally along an axis. Strombili produce microspores which develop into pollen grains. ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। Cycas has specialized root called caroloid roots which are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. Fungus algae is present in pines. देखिए Cycas has a bacterial association in root, तो ये एकदम सही बात है। साइकस के अंदर जो है बैक्टीरियल एसोसिएशन होती है। एम्फीबियन जो होते हैं वो किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विदाउट वाटर एंड दे ग्रो ऑन सॉइल। वाटर में जाना पड़ता है, वाटर में उनके सीड्स जाते हैं तब जाके उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और ग्रो कहाँ पे करते हैं, ग्रो करते हैं सॉइल में। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। तो ये स्टेटमेंट आप रट लो, अभी आज ही रट लो। ब्रायोफाइट्स जो है उनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं, बस रट लो इस स्टेटमेंट को, 2-3 बार बोल लो, आपको याद आएगा। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियन एम्फीबियन एम्फीबियन, ओके, ये ऐसे आपको याद हो जाएगा, रट डालो। बाकी का क्या स्टेटमेंट था, जिम्नोस्पर्म्स जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसके अंदर फ्लावर्स नहीं होते लेकिन उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो फ्लावर नहीं होते लेकिन, और इसमें क्या था, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं भाई ये।
तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट थे, आपको बताना था। ओके, नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अबाउट प्लांट टिश्यूज आर यूज टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स इन एंशिएंट टाइम। पुराने ज़माने में प्लांट की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि यूज़ की जाती थी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए? प्लांट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ा जाता था। इम्बाइबिशन, प्लाज्मोलाइसिस, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस। बताएं तो कौन सी प्लांट्स की वो प्रॉपर्टी है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अबाउट प्लांट टिश्यूज, प्लांट्स के टिश्यूज की प्रॉपर्टी है ये, जिससे कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देता है? इम्बाइबिशन, प्लाज्मोलाइसिस, ट्रांसपिरेशन एंड ऑस्मोसिस। तो सही जवाब है इसका इम्बाइबिशन। कैसे? इम्बाइबिशन जो होता है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जब पानी एब्जॉर्ब करता है बाय सॉलिड colloids causing them to increase in volume, and the classical example of imbibition is absorption of water by seeds and dry wood। तो बीच बीच में सीड्स, ड्राई वुड डाले जाते तो पानी के साथ वो फूल जाएंगे, जैसे जैसे वो पानी के साथ फूलेंगे तो वो चट्टानों के बीच में क्रैक्स डाल देंगे। ओके, सो द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेलिंग ऑफ वुड हैज बीन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर due to imbibition, seedlings would have been able to emerge out of the soil। wouldn't have मतलब अगर वो नहीं फूलते तो वो कैसे बाहर निकल के आते, नहीं निकल पाते। तो imbibition जो है इज ऑल्सो, imbibition जो है प्रोसेस, प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लकड़ी भी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फिर फूल जाते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी को यूज किया जाता था। अच्छा सवाल था। अगला जो सवाल है ये बताइए आप, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, सब एनसीईआरटी के सवाल है अभी तक। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। वो कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स जो है वो मिसिंग होता है, एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। पिछले वाले सेट में हमने पढ़ा था एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के बारे में, ट्राइजोमी के बारे में। ओके, अब की बार पूछा जा रहा है कि एक क्रोमोसोम मिसिंग है फीमेल्स के अंदर, तो कौन सा सिंड्रोम है ये? फीमेल है, टिपिकली फीमेल की बात हो रही है, तो डाउन सिंड्रोम है, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम है, या ये सुपर फीमेल कहा जाता है इसको? बताएं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था इसको। तो कौन सा सिंड्रोम है ये? डाउन सिंड्रोम है। देखो डाउन सिंड्रोम हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये क्या होता है? इसके अंदर 21 फर्स्ट क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, एक डबल की बजाय ट्रिपल हो जाता है। जब दो क्रोमोसोम्स होने की बजाय 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं 21 वाले, 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम में पेयर में 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 2 की जगह, तो वो था डाउन सिंड्रोम। अब इस तीनों में से बचा होगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम होगा या सुपर फीमेल होगा? बताएं। एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो इसका सही जवाब है टर्नर सिंड्रोम। होता क्या है? टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो कैसे कॉज होता है? देखिए मैंने आपको हमेशा बताया हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 46 हैं, जो कि 23 पेयर्स में है। ओके, 23 पेयर्स हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम है। अब पूछा जा रहा है कि फीमेल के केस में एक क्रोमोसोम मिसिंग हो गया, मतलब ऐसी फीमेल है जिसके अंदर 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन को हमने कहा, क्या कहा हमने उसको? टर्नर सिंड्रोम कहा। तो टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स दैट इज 45 विच XO, X और 0। सो सच फीमेल्स आर स्टराइल, ऐसी जो फीमेल्स होंगी वो स्टराइल होंगी, एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, और उनके बहुत सारे करेक्टर्स होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो होंगे उस ऐसी फीमेल्स के अंदर मिसिंग होंगे, क्योंकि उनके अंदर 46 की जगह 45 क्रोमोसोम है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एडिशनल कॉपी थी एक्स क्रोमोसोम की 21वें नंबर पर, तब उसे डाउन सिंड्रोम कहते थे। एडिशनल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की रिजल्टिंग इन कैरियोटाइप ऑफ 47 XXY। सच एन इंडिविजुअल हैज, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स हैं। ऐसे इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा? ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फेमिनाइज डेवलपमेंट। सच इंडिविजुअल आर स्टराइल। ऐसे जो इंडिविजुअल होंगे जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर क्या होगा? मस्कुलिन डेवलपमेंट भी होगी और फेमिनिन डेवलपमेंट भी होगी और स्टराइल होंगे। ओके, जो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स थी उसके अंदर क्या था? वो भी स्टराइल थी, उनकी ओवरी की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होते। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर डेवलप होते हैं और इंडिविजुअल जो है वो स्टराइल होगा। डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बताया था ट्राइजोमी ऑफ 21 है, तो ये क्या था? ये जेनेटिक डिसऑर्डर था, प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21।
इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ जो होगी डिले हो जाएगी, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब मेंटल रिटार्डेशन वाले कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सुपर वुमेन क्या होती है, सुपर वुमेन सिंड्रोम एक कंडीशन है दैट में अफेक्ट फीमेल्स विद मोर देन 2 एक्स क्रोमोसोम विच टेंड टू बी मोर प्रोनाउंस्ड विद मोर एक्स क्रोमोसोम्स। क्लिनिकल फीमेल विद 3 एक्स क्रोमोसोम में भी एसिम्प्टोमेटिक और हैव मेंटल रिटार्डेशन। ओके, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है उनको, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकता है, माइक्रोसेफेली हो सकती है, छोटा सर, डेंटल डिफेक्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सुपर वुमेन के केस में, सुपर फीमेल के केस में। ओके, तो ये सुपर फीमेल भी एक सिंड्रोम है। तो ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मतलब जो जीन 46 मतलब क्रोमोसोम्स होने चाहिए उसका नंबर आगे पीछे हो जाता है। 45 होंगे तो भी दिक्कत है, 47 होंगे तो भी दिक्कत है। 47 वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कौन सा आ रहा है, वाई एक्स्ट्रा आ रहा है या एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स एक्स्ट्रा मतलब सुपर फीमेल क्या मतलब पता है क्या है, उसके पास 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स एक्स। और ये वाली कौन सी कंडीशन थी, एक्स। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या था, एक्स एक्स वाई। ये जो इंडिविजुअल होंगे ये मस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकते हैं, दोनों ही उसके अंदर डेवलपमेंट होंगी। तो ये जो होते हैं एक्स एक्स वाई होंगे और ये जो होंगी सुपर फीमेल्स होंगी एक्स एक्स एक्स। और डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में ट्राइजोमी होगी 21वें नंबर वाले क्रोमोसोम के ऊपर, तो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह फीचर्स आएंगे। ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रही है, क्लिनफेल्टर और सुपर फीमेल कहाँ पे हो रही है, वो 23rd पेयर है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है। सो आई होप लिटिल बिट आपको आइडिया हुआ होगा सारे सिंड्रोम्स के बारे में। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग। ये MPPCS 2018 में पूछा गया सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी केमिकल वेदरिंग नहीं है, बाकी सब केमिकल वेदरिंग होंगी, एक केमिकल वेदरिंग नहीं है इसमें से। सॉल्यूशन केमिकल वेदरिंग है, ऑक्सीडेशन केमिकल वेदरिंग है, कार्बोनेशन केमिकल वेदरिंग है या कोरोजन केमिकल वेदरिंग है, कौन सी इसमें से नहीं है पूछा जा रहा है, केमिकल वेदरिंग नहीं है। सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन एंड कोरोजन, बताएं सही जवाब। तो इसका सही जवाब जो बनता है वो है 4, कोरोजन जो है वो केमिकल वेदरिंग नहीं है। ओके, क्या है ये, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग प्रोसेस हो सकते हैं, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बायोलॉजिकल वेदरिंग। कोरोजन जो है इसके अंदर नहीं आता। कोरोजन में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग एक्ट्स ऑन द रॉक दैट टर्न्स देम इनटू फाइन पाउडर। सॉल्यूशन वेदरिंग रॉक अकर्स विद एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब केमिकल वेदरिंग के थ्रू जो होते हैं रॉक तक जो है खराब हो जाती है। तो हाइड्रेशन कॉज रॉक एंड मिनरल्स इन देम टू एनलार्ज विच लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, बायोलॉजिकल डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। और कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन में एक ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके, तो कोरोजन नहीं है केमिकल वेदरिंग। अब बताइए आप, ओके, अब सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इन द डेवलपिंग कंट्रीज द पॉपुलेशन पिरामिड हैज अ। डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा होता है, MPPCS 2018 में पूछा जाने वाला सवाल है। किस में पूछा जा रहा है, डेवलपिंग, जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज। नैरो बेस एंड वाइड टॉप, मतलब ऐसा कुछ, नैरो बेस और वाइड टॉप। वाइड बेस एंड वाइड टॉप, ऐसा कुछ, वाइड बेस भी होगा और ऊपर वाइड टॉप भी ऐसे वाइड होगा। वाइड बेस एंड नैरो टॉप, वाइड बेस और नैरो टॉप, और नैरो बेस एंड नैरो टॉप, नैरो बेस नैरो टॉप। बताइए किस तरीके का जो कंडीशन है आपको मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे, बताएं। तो वाइड बेस होगा उनका नैरो टॉप होगा, या वाइड बेस होगा वाइड टॉप होगा, या वाइड बेस होगा और वाइड नैरो बेस होगा, या वाइड टॉप होगा, क्या होगा बताएं। तो इसका सही जवाब है वाइड बेस एंड नैरो टॉप 3। कैसे, जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज उनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन अब क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं तो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होगी। Population at a given time is composed of individual of different age. If the age distribution present individual of a given age is plotted for population, तो हमारा ये बनता है pyramid. For human population, the age pyramid generally show age distribution of males and females in diagram. ये आप देख लो, हमें बात करनी थी, ये देखो, expanding population, stable population, declining population. For a developing country, the pyramid is of expanding type, which has wider base and a narrow top. ओके, तो इस तरीके की पॉपुलेशन वो शो कर रहा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर यहाँ पे थोड़े कम है, फिर यहाँ पे है। ओके,
ये जो है मोस्टली हम इसको, ये वाला जो पोर्शन है ये पिरामिड वाला शेप, इसको हम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ेंगे। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस तरीके का पिरामिड अल्टीमेटली कैसे लीड करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज एंटायरली प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब इसका क्या है, नेचर में वैसे मिलती ही नहीं है, पूरी की पूरी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही आ रही है। कौन सी वो गैस है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ह्यूमन बींग्स ने ही बनाई है, पहले नहीं थी हमारे नेचर में? तो मीथेन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। देखो एलिमिनेशन से भी जा सकते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकती, पहले से है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन फिर से है ऑक्साइड, मीथेन सोचो मीथेन बनती है क्या ह्यूमन एक्टिविटी से ही बनती है या नेचुरल एक्टिविटी से भी बन रही है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसका सही जवाब है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक सिंथेटिक कंपाउंड केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस किए हैं किसने? खुद ह्यूमंस ने। सो दे रिएक्ट विद द ओजोन टू डिप्लीट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हमने इतनी चर्चा क्यों की थी? इसीलिए की थी कि भैया ये जो होते हैं ना हमारी ऑक्सीजन को डिप्लीट, ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। कौन सी वाली ओजोन को? ट्रोफोस्फेरिक ओजोन को या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को? तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को करते हैं। ट्रोफोस्फेयर कौन सी लेयर है? जहाँ पे हम प्रेजेंट है, जहाँ हम सांस ले रहे हैं। अगर यहाँ पे ओजोन प्रेजेंट रहेगी तो वो है एक पॉल्यूटेंट। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट रहेगी तो वो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी। ओके, ऐसी बात है, समझ लीजिए कंबल जो है ना, कंबल किस चीज़ के काम आता है? कंबल हमारे को सर्दी से बचाने के काम आता है, ओढ़ने के। अब जहाँ पे आप रहते हैं, आप खाना खा रहे हैं, अब आप दाल रोटी खा रहे हैं, दाल में आपके काट काट के कंबल डाल दिया, तो फिर वो पॉल्यूटेंट बन जाएगा ना, चाहे वो कितना भी ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरी कब है? जब ठंड लग रही है, ठंड से बचने के लिए, जब सोते हैं। उसके पहले अगर आपको खाने के बीच में कंबल मिलेगा तो इट इज़ अ पॉल्यूटेंट। तो सिमिलरली वी हैव टू ब्रीथ हेयर। ओके, तो अगर हमारी ब्रीदिंग के बीच में मिक्स कर दिया अगर आपने ओजोन को, तो दैट इज़ अ पॉल्यूटेंट फॉर अस। तो ये जो ब्रीथ करने वाली जो लेयर है हमारी, विच इज ट्रोफोस्फेयर, अगर उसके बीच में ओजोन आती है तो वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट है। अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पिक्चर में इसीलिए आते हैं कि ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन थी उसके अंदर होल बना रहे हैं। ओके, इसलिए ये खराब है। बाकी हम बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं और डिटेल में चर्चा करेंगे हम जब मैं आपको अपनी एनवायरनमेंट की क्लासेस शुरू करूंगी। तो हम एनवायरनमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। सो मीथेन जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका सही जवाब था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आखिरी सवाल इस सेट का, इसमें आपसे पूछा जा रहा है द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ओके, आज के सेट में आपको एनवायरनमेंट के कुछ सवाल भी मिल रहे हैं, खुश हो जाओ। तो ट्रांजिशनल जो जोन होता है दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इको जोन कहते हैं या इको फोज कहते हैं या इको टोन कहते हैं या इको टाइप कहते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कुछ लोगों ने एनवायरनमेंट पढ़ लिया होगा, अटेम्प्ट करो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी एनवायरनमेंट, कोई बात नहीं है, हम एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे इसी तरीके से, इलेबोरेटली पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम साइंस पढ़े हैं, जिस तरीके से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम एनवायरनमेंट भी पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी। तो बताएं, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब इको जोन है, इको फोज है, इको टोन है या इको टाइप है। तो इसका जवाब है इको टोन। ओके, नंबर 3, इको टोन क्या होता है? इको टोन एरिया आर द स्ट्रीप ट्रांजिशन बिटवीन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जब दो कम्युनिटीज जो होती हैं, इकोसिस्टम्स जो होते हैं, मान लीजिए एक जगह पानी है, एक जगह पे लैंड है, तो बीच वाला एरिया कौन सा होगा? इको टोन। सो इकोलॉजिकल रीजन्स हैव अ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। तो इको टोन अकर्स एट मल्टीपल स्पेशल स्केल and range from natural boundaries to human generated boundaries. So various studies have shown। तो इकोटोन अभी आप ये समझ लीजिए, तो बायोजियोग्राफिक रेल्म में अगर हम देखते हैं तो इको जोन्स भी कहा जाता है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो मतलब जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगी। अभी आप ये समझ लीजिए, एक इकोसिस्टम जो है जब दूसरे इकोसिस्टम के साथ जहाँ इंटरेक्शन करता है, एकदम चेंज होता है। जैसे कि एक जगह पे ओशन है और एक जगह पे लैंड एरिया आ गया, तो जो कोस्टल एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो ट्रांजिशन जोन बन जाएगा। सिमिलरली हवा और उसके बीच में, नदी के बीच में, झरने और इसके बीच में, मतलब कई जगह पे बन रहा है ना, जंगल के बीच में और एकदम से सिटी आ रहा है, तो इस तरीके से ये बनते हैं, इस तरीके के जोन। सो दैट्स इट। ये आप इसमें से बाकी के डिटेल पढ़ लीजिए। इको फोज क्या होते हैं, इको टाइप्स क्या होते हैं, यू कैन टोटली रीड। ये हमारी इस सेट के 10 सवाल थे। सो आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग हुई होगी। कुछ कुछ सवाल जो होते हैं वो ओवरलैपिंग रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, कुछ आपको ज्योग्राफी के सवाल साइंस के अंदर मिलेंगे, कुछ आपको एनवायरनमेंट के सवाल साइंस के अंदर मिलेंगे। तो इस तरीके के ओवरलैपिंग सवाल चलते रहते हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो अलूफ है अपने आप में। अगर आप मैथ्स की बात करेंगे तो उसके अंदर भी साइंस है,
अगर आप ओके उसके अंदर फिलॉसफी भी है, जब आप ज़्यादा मैथ्स पढ़ना शुरू कर देंगे ना तब आपको पता चलेगा मैथ्स के अंदर ही फिलॉसफी भी है। एनीवेज ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ, तो सारे सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके चलते हैं। सो आई होप आपको प्रिपरेशन करके अच्छा लग रहा है, तो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।